वेलकम एस्पिरेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो एक बार देख लीजिए कि यूएस और चाइना के बीच में फिर से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर कुछ बवाल होने लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और जनवरी में वो अपनी सीट पे काबिज भी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो उसका इफेक्ट है वो दिखने लगा है, क्योंकि जो ट्रंप है उनका पहले सबसे पहला यही कहना था कि मेरे लिए अमेरिका सबसे पहले है। और जब भी वो ये कहते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके सबसे पहले एजेंडे पे यही होता है कि मुझे ट्रेड वॉर करना है, क्योंकि 2018 में भी इससे पहले हम बहुत कुछ देख चुके हैं ट्रेड वॉर के ऊपर। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि यूएस ने जो है एक्सपोर्ट हो रहा था जितना भी आपका कंप्यूटर चिप्स सॉफ्टवेयर, ये सब जो है बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है चाइना को ये सब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं चाइना ने भी रिटेलिएट किया है और उन्होंने जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे जो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो भी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है यूएसए की तरफ। तो देखते हैं कि क्या है ट्रेड वॉर, क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेड वॉर के, इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी, डिसएडवांटेजेस क्या होंगी उन कंट्रीज के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है, और इंडिया के लिए क्या एंगल हो सकता है इसके अंदर। देखिए, ट्रेड वॉर जो है, जैसे कि वर्ड है, ये खुद ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि जब दो कंट्रीज इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, जहां वो एक दूसरे की कमोडिटीज के ऊपर अनरीजनेबल तरीके से हाई टैक्सेस लगा रहे हो, हाई टैरिफ्स लगा रहे हो, या फिर कोटा सिस्टम लगाकर एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हो अपनी कंट्रीज में, उसकी कोई ट्रेड वॉर कहा जाता है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर जो है ये एक सबसेट है प्रोटेक्शनिज्म का। तो देख लेते हैं कुछ मेथड जिससे जो है ट्रेड वॉर बढ़ सकता है, या यूं कह लीजिए एस्केलेट हो सकता है। सबसे पहला मेथड है टैरिफ्स। देखिए, पर्टिकुलरली होता क्या है, 2018 में भी यही हुआ था कि यूएस ने जो है चाइना के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर और स्टील के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से चाइना का जो स्टील है वो एंटर ही नहीं कर पाया था यूएस के ऊपर, यूएस के अंदर। और यूएस का जो स्टील है वो बहुत ही अफोर्डेबल बन गया था, जिससे यूएस की जो है स्टील प्रोडक्शन काफी बढ़ी भी, लेकिन चाइना की स्टील प्रोडक्शन जो है घटी। वही दूसरी चीज होती है कोटास। कोटा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, सपोज कीजिए कि चाइना जो है हर साल 1,000 किलो अमरूद जो है उगा रहा है ताकि वो यूएस में एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन सडनली यूएस कहता है कि हम सिर्फ आपका 100 किलो अमरूद ही लेंगे, बाकी का 900 किलो नहीं लेंगे। तो इसके लिए 900 किलो के लिए चाइना को एक अपनी अलग से मार्केट ढूंढनी पड़ेगी जहां वो एक्सपोर्ट कर सके। तो ये कोटा सिस्टम है जहां उन्होंने कोटा अप्लाई कर दिया 100 किलोग्राम का। सब्सिडीज। सब्सिडी सिस्टम अक्सर इंडिया को जो है ब्लेम किया जाता है सब्सिडीज के लिए, क्योंकि इंडिया जो है कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती है एग्रीकल्चर में फार्मर्स को और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो काफी अच्छा हो सके, उसका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो सके, और एक्सपोर्ट लेवल के उसमें, या यूं कह लीजिए कि ग्लोबल लेवल पे वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो सके। और ये होता भी है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल मार्केट में। लो करेंसी वैल्यू भी एक मेथड है जिससे जो है ट्रेड वॉर बढ़ सकता है, या यूं कह लीजिए एस्केलेट हो सकता है। युआन, युआन जो चाइना की करेंसी है, अक्सर युआन के लिए ये सब किया था चाइना ने कि वो डीवैल्यू कर देते थे अपनी करेंसी को, और आर्टिफिशियल डिवैल्यूएशन के हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता था, दूसरी कंट्रीज के लिए वो अच्छा रहता था, वहां वो एक्सपोर्ट करते थे। और लगे हाथ जो है चाइना का भी इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़ा है। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करके चाइना ने भी काफी जो है ट्रेड वॉर पहले किया है, और अब जो है यूएस बार बार जो है चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं चाइना के साथ ट्रेड वॉर करूंगा, चाहे चाइना हो या किसी के साथ भी हो। अभी फिलहाल उसने अपना टारगेट चाइना को ही बनाया है। धीरे धीरे हो सकता है कि ये चीज इतनी बढ़ जाए कि दूसरे देशों के साथ भी किसी तरह का ट्रेड वॉर हो जाए। आगे देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड वॉर में एडवांटेजेस क्या होंगी या फिर क्या डिसएडवांटेज होंगी उन कंट्रीज के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है। एडवांटेजेस की बात करूं तो ये कहते हैं कि प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमिक को फॉरेन कॉम्पिटिटर से। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है देखी जाए तो। देखिए, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक कंट्री है, जिस कंट्री के अंदर, मैं इंडिया का ही एग्जांपल ले लेता हूं, कि इंडिया की कंट्री के अंदर एक प्लेयर है जो कार बनाता है, और वो कार बनाने वाला प्लेयर जो है मारुति है, क्योंकि मारुति का एग्जांपल भी ठीक बैठेगा। 1990s के दौर में ये हुआ भी कि इंडिया में जो है फॉरेन कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, सिर्फ मारुति ही अपनी कार बनाया करता था। और धीरे धीरे इसकी वजह से हुआ क्या कि मारुति जो नया प्लेयर था वो अपनी ब्रांड इमेज बना पाया, क्योंकि क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्वालिटी अच्छी लगी क्योंकि फॉरेन कॉम्पिटिटर्स वहां इतने नहीं थे जो उसको चैलेंज कर सके। तो धीरे धीरे हुआ क्या, एक ब्रांड बन गया। नए प्लेयर्स के लिए जो है एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग करने का भी वक्त रहता है, तो वही आपका जिस ट्रेड वॉर में एडवांटेज के रूप में देखा जाएगा। हाँ, ये टेम्पररी जॉब्स भी क्रिएट करेगा, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी जॉब्स ही क्रिएट करेगा देखा जाए तो, क्योंकि जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ेगा दूसरी कंट्रीज भी स्ट्रांगली रिटेलिएट करेंगी, और जैसे जैसे उनका रिटेलिएशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये जॉब्स जो है ले ऑफ के रूप में बदल जाएंगी, या यूं कह लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहूंगा कि यूएस को इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक चीज से बहुत कुछ सीखना चाहिए, वो था स्मूथ हॉले एक्ट।
क्या था ये हॉल एक्ट, एक बार देखिए जरूर। स्मूथ हॉल एक्ट 1930s के दौर में आया था और उस वक्त यूएसए ने ये कहा था कि हम यूरोप से जितना भी फूड ग्रेन्स लेते हैं उन सब के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि वो फूड प्रोडक्ट हमारे यहाँ आए। और इनकी कोशिश ये थी कि यूएस के जो एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स हैं उनको जो है ज्यादा बूस्ट मिले, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इनिशियली ऐसा जरूर हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीजें थी वो कुछ इस तरह हो गई कि एग्रीकल्चर के जो फूड प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए यूएसए के अंदर। और उसी वक्त में जो है आप जानते हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी हो गया, जिसे इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों चीजें कंबाइन होकर जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था इसके ऊपर। पूरा ग्लोबल ट्रेड, अगर वर्ल्ड की बात करूं तो 65% डिक्लाइन हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड में, और जिसका इंपैक्ट जो है धीरे 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 दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ना हुआ होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ना हुआ होता, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इतनी गरीबी आ गई और इस तरह का जो इकोनॉमिक रिसेशन होने लगा, उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। सभी देश जो है एक दूसरे के ऊपर कॉलोनीज को जो है कब्जा करना चाहते थे, एक दूसरे के रिसोर्सेज को जो है ज्यादा ज्यादा छीनना चाहते थे, और उस सब उधेड़ बुन में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस के फॉर्म में देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस के में ये जो कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वीकन होगा। जी हाँ, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन वीकन होगा। जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जब एक पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर कोई एक ही प्लेयर होगा और फॉरेन कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, वो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स ना होने की वजह से वही पर्टिकुलर प्लेयर जो है अपना मोनोपोली सेटअप कर लेगा और धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को इंप्रूव भी नहीं करेगा। मतलब वहां पे जो है इनोवेशन का तो कोई नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक आउटडेटेड प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा और उसका प्राइस भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है एक वीक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है इशारा करता है। वहीं धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होगा, ऑब्वियसली होगा। देखिए, क्योंकि जब 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के ऊपर जो है स्टील के ऊपर चाइना की स्टील के ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाए थे, उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि बावजूद टैरिफ्स तो जो है चाइना की स्टील पे लगाए गए थे, लेकिन जापान और साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, जिनका लेना देना यूएस और चाइना दोनों के साथ रहता है। और जब जब यूएस जब जब जो है वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है किसी भी तरह का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो होगा क्या, उसका रिजल्ट यही होगा, ले ऑफ्स होंगे, जॉब्स नहीं होंगी, और जॉब्स नहीं होंगी तो धीरे धीरे जो है पॉवर्टी की तरफ देश जाने लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में आप बता सकते हैं। वहीं आगे देखना होगा कि इंडिया के लिए पर्टिकुलरली क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो ट्रेड वॉर है, ये एक डबल एज सोर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार है, जिसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और इंडिया के लिए जो है थ्रेट या चैलेंजेस भी है। अपॉर्चुनिटी का एंगल एक बार देख लेते हैं। देखिए, यूएस जो है बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन्स चाइना के पास, और इस पर्टिकुलर ट्रेड वॉर में जब रिस्ट्रिक्शंस लगेगी तो ऑब्वियसली चाइना भी रिटेलिएट करेगा और वो सोयाबीन लेने से मना कर देगा यूएस की। तो चाइना को कहीं ना कहीं से तो सोयाबीन चाहिए होगी। इंडिया के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि इसको यूटिलाइज किया जाए और सोयाबीन जो है एक्सेस पे प्रोड्यूस की जाए चाइना को, ताकि इंडिया का भी फॉरेक्स बढ़े और चाइना की भी डिमांड्स पूरी हो। वहीं चाइना जो है आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के लिए यूएस के ऊपर। जैसा कि इस पर्टिकुलर उसमें मैंने पहले भी कहा कि कॉन्टेक्स्ट में कि यूएस ने बिल्कुल बैन कर दिया है कि वो कंप्यूटर चिप्स और सॉफ्टवेयर चाइना को नहीं देंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई है, और आप जानते हैं कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली बैंगलोर बहुत मजबूत है, और हम लोग जो है धीरे धीरे आईटी सर्विसेज और डिजिटलाइजेशन में बहुत आगे भी निकल चुके हैं। तो एक और बार हमारे पास एक स्कोप है कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बनाएं और बहुत बड़े पार्टनर बजाएं चाइना के, जहां हम उनको सप्लाई कर सकें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब। वहीं जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं तो ऑब्वियसली चाइना की इन्वेस्टमेंट पे भी कहीं ना कहीं तो अटैक होगा ही, या फिर यूं कह लीजिए कहीं ना कहीं जो है मंदी देखने को मिलेगी। चाइना को भी चाहिए होगा कि मैं ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करूं जहां मेरे अच्छे रिटर्न्स आए। और देखिए, इंडिया के लिए इससे अच्छा, इंडिया से अच्छा अभी और किसी के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर मिलता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने की वजह से एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये मार्केट जो है एक कस्टमर बेस या क्लाइंट बेस की तरह एक्ट करेगी, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है अच्छी तरीके से रिटर्न्स भी देंगे। वही फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट टू यूएसए। देखिए, चाइना जो है बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता था यूएसए को। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो गारमेंट्स, ज्वेलरी, जेम्स, ठीक है, टेक्सटाइल, ये सब जो है चाइना जो है एक्सपोर्ट करता था यूएसए को। और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती रह रही है तो ऑब्वियसली यूएसए को भी चाहिए होंगे ये सब प्रोडक्ट्स। तो इंडिया का जो है गारमेंट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स में भी एक अच्छा खासा बोलबाला है। इंडिया जो है इस एंगल को भी एक्सप्लोर करे और एक्सपोर्ट कर सकता है यूएसए को, और अपनी जो है फॉरेक्स को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से इन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज किया जा सकता है अगर इंडिया की लीडरशिप सही समय पे सही डिसीजन ले तो।
वहीं थ्रेट या चैलेंजेस की तरफ अगर बात करूं तो कुछ थ्रेट और चैलेंजेस यहाँ भी बनते हैं, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट। देखिए, यूएस जो है एक ऐसा कंट्री है जिसका सबके साथ जो है किसी ना किसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। और इंडिया की बात करूं तो कम से कम $21 बिलियन के डेफिसिट में है यूएस इन रेस्पेक्ट टू इंडियन ट्रेड। तो धीरे धीरे ऐसा होने वाला है, ऐसा माना भी जा सकता है कि जब ट्रेड वॉर हो ही रही है तो यूएस चाहेगा कि मैं अपने जो $1 बिलियन इंडिया के साथ मेरा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी कम करूं, और उसमें एक ट्रेड वॉर में इंडिया को भी खींचने की कोशिश करें। क्योंकि 2018 के वक्त ये देखने को मिला था कि यूएस ने जो है प्रेशराइज किया इंडिया को और कहा कि हार्ले डेविडसन और इसके अलावा स्टेंट, नी इम्प्लांट्स, इनके ऊपर जो है कुछ ड्यूटी रिड्यूस की जाए, और ये रिड्यूस करके 75% से घटा के 50% भी कर दी गई थी। हाउएवर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, जैसे कि रॉयल इनफील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बाइक है वो रॉयल इनफील्ड ही है, और अगर हार्ले डेविडसन सस्ते मिलने लगेगी तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट रॉयल इनफील्ड के ऊपर होगा, और वो हुआ भी। तो ये एक सबसे बड़ा एंगल है। वहीं दूसरा जो है वो है चाइना की डंपिंग का। देखिए, जब चाइना को मार्केट नहीं मिलेगी अमेरिका की या फिर दूसरी यूरोपियन नेशंस की, तो ऑब्वियसली चाइना कोशिश करेगा कि मैं अपना स्टील और एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डंप कर दूं, और वो डंप करने के लिए सबसे बड़ी मार्केट उसको अगर कहीं दिखती है तो वो इंडिया की दिखती है, और इन सब गुड्स को जो है चीपर तरीके से डंप कर दिया जाएगा, और इसका एक बहुत सेवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे टाटा और जिंदल जैसे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर। वहीं करेंसी डिक्लाइन का भी एक इशू है। देखिए, ये पर्टिकुलर इशू जो है एक चीज तक लिमिट नहीं रहने वाला है। जैसे जैसे ट्रेड वॉर एस्केलेट होगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल के ऊपर होगा, और इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल को, और जैसे जैसे इंपोर्ट किया जाएगा ऑयल, ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी इंडिया के अंदर भी। तो ये सब सारे इशू जो है इंडिया के लिए एक डबल एज सोर्ड की तरह काम करेंगे, दो धारी तलवार की तरह काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाता है। जरूरत है कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली इसके साथ खेले, नेविगेट करे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ जिसका एक प्रिंसिपल है कि मुझे जो है फेयर ट्रेड प्रमोट करनी है, प्रोटेक्शनिज्म को अवॉइड करना है, वो कहीं ना कहीं वीक होता दिखाई दे रहा है। उसका जो सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है वो पिछले कुछ सालों में गिरा है, क्योंकि उस तरह से जो है वो चीजों को नहीं रिजोल्व कर पाया है। पर्टिकुलरली होना ये चाहिए था कि जब दो कंट्रीज, यूएस और चाइना जैसे लेवल की दो कंट्रीज, इस तरह के किसी भी ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व हैं, तो डब्ल्यूटीओ का जो है माध्यम से एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनना चाहिए था, और इसमें उनके रिजॉल्व कराने चाहिए थे सभी तरह के डिस्प्यूट। तो वो उस चीज में कहीं ना कहीं फेल हुआ है। हालांकि देखते हैं कि आगे आने वाले समय में होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।